Jai Hind everyone and good morning to all. Am I audible? Am I audible? एक बार सभी लोग कंफर्म कर दो क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को? Am I audible? Good morning Shianshu, Vivek, Sachin, Vivek. अच्छा आज चैट बॉक्स किसको शो नहीं हो रहा भाई? चैट बॉक्स शो हो रहा है क्या सभी को? ये बताओ। चैट बॉक्स शो हो रहा है ना सभी को? एक दूसरे की चैट शो हो रही है ना? पहले ये कंफर्म कर दो। सभी को शो हो रही है ना? एसआरटी कौन है ये अपनी क्लास अपने बैच में? एसआरटी किसने नाम रख रखा है? एसआरटी किसने नाम रख रखा है भाई? एक तो तुम लोग नाम ऐसे चेंज करते हो जैसे कोई सीक्रेट मिशन पे आए हो। चलो ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज बेफालतू में इस चीज में अपन टाइम वेस्ट नहीं करने वाले हैं। आई होप सभी को चैट दिख रहा है ना? नमस्ते अनुभव, नमस्ते। चलो फिर इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 करेंगे। एनडी वाले बच्चे इस क्लास को और अच्छे से करना, मतलब ये जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर ना बहुत अच्छे से करके जाना। इस बार आपके 5-6 क्वेश्चन आए थे यहाँ से, सिर्फ इस एक चैप्टर से। इसीलिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड किए। बाकी सीडीएस में तो एक दो ही क्वेश्चन आता है आपके, क्योंकि टोटल क्वेश्चन ही 10 होते हैं, तो इतने नहीं पूछ सकते ना। इतने पूछेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो क्लास स्टार्ट करें? शुड वी स्टार्ट? जल्दी से बताओ, शुड वी स्टार्ट? चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? नाउ अगर लास्ट क्लास आपको याद है तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था? रेजिस्टेंस वगैरह पढ़ाए थे, कॉम्बिनेशन एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसी का पहला क्वेश्चन है, देख लो एक बार। जरा इसको सोल्व करो। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सोल्व करो। देखो आपको रेजिस्टेंस दे रखे R1 R2 R3 R4 R5। 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है। पहला क्वेश्चन है द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। जल्दी से बताओ, सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना है? बताओ भाई। 18 ओम आ रहा है। चलो ठीक है। देखो यहाँ पे इजी सा है, ठीक है ना? ये दोनों देखो पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में। पहले पैरेलल में अपन क्या निकालेंगे? कॉम्बिनेशन, फिर सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है ना? तो पहले ये वाला रेजिस्टेंस निकालता हूँ, है ना? ए वाला क्वेश्चन अपन सोल्व कर ले। पहला वाला क्या आ जाएगा? आर इक्वलेंट इक्वल्स टू आ जाएगा 1/10 प्लस 1/40। दैट इज एलसीएम आएगा 40।
ये देखो 4 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा, कितना आ गया 5/40। एंड 5/40 कितना होता है, 8 होता है, तो ये आ गया 1/8। तो यहाँ से देखो आर कितना आ गया, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, ये आ गया 8 ओम। ऐसे दूसरा निकाल लेते हैं, 1/R इक्विवेलेंट। इस बार देखो तीन रेजिस्टेंस है, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60, है ना। एलसीएम देखो 60 आएगा, ये आ जाएगा 231, जो ये कितना हो जाएगा 6/60। 10 टाइम कटेगा, 1/10 आएगा, तो रेजिस्टेंस कितना आ गया 10 ओम। अब ये दोनों देखो सीरीज में हो जाएंगे, ये एक लाइन, फिर देखो ये एक लाइन, ये पूरा एक लाइन के अंदर है ना, एक लाइन के अंदर है। देखो ऐसे इसको सीधा कर लो ना पूरे वायर को, तो ये एक ही लाइन के अंदर है। अब एक लाइन के अंदर होंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 + 10 दैट इज 18 ओम। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन बताओ, द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट बताओ सर्किट के अंदर कितना होगा। अब टोटल करंट तो बहुत आसान है ना भाई, रेजिस्टेंस देखो टोटल आपको पता है, टोटल वोल्टेज पता है, तो फॉर्मूला लगा लो, सिंपल सी बात है। V इक्वल्स टू क्या होता है, IR। V देखो 12 दिया है, I अपने को निकालना है, R अपना 18 है। I कितना आ जाएगा 12/18 दैट इज 2/3। तो 2/3 एम्पियर बोल सकते हो, अदरवाइज डिवाइड करके भी आप लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सिंपल से क्वेश्चन थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, ठीक ठीक है ना। हीटिंग इफेक्ट से और पावर से आपकी काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर काफी बार पूछता है, तो यहाँ पे थोड़ा फोकस करना, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूला का ही थोड़ा झमेला है, और तो कोई यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ सी, आप जिस भी डिवाइस में अभी कुछ भी देख रहे हो जैसे मान लो आप स्मार्टफोन के अंदर हो सकता है मेरी क्लास देख रहे हो, या फिर लैपटॉप के अंदर हो सकता है आप क्लास देख रहे हो। अब जब आप क्लास देखते हो तब तो ठीक है, बट कभी सपोज करो आप गेमिंग वगैरह करते हो, तो आपका फोन या फिर लैपटॉप क्या करने लगता है, हीट करने लगता है। देखा है ना आप सभी ने, क्या करने लगता है, हीट करने लगता है। कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस हो, अगर आप उसको यूज करोगे कंटिन्यूसली तो वो हीट करेगी। इवन जो आपके घर में वायर्स लगे हैं वो भी हीट करते हैं, है ना, वो भी क्या करते हैं, हीट करते हैं। उनकी भी एक लिमिट है। इवन जो आपके हीटर वगैरह हो गए, हीटर में आप नाइक्रोम वायर वगैरह लगाते हो, तो वो सब चीजें भी क्या करती है, आपकी हीट करती है। तो एक चीज अपन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का कहीं ना कहीं डायरेक्ट आपका रिलेशन है, कि जहां इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां कंफर्म क्या होगा, हीट होगा, है ना। जहां पे इलेक्ट्रिसिटी होगी वहां पे कंफर्म क्या होगा भाई, वहां पे कंफर्म आपका हीट होगा तो एनी डिवाइस दैट हीट, इसको कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसी को क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये हीट के बारे में फर्दर किसने एक्सप्लेनेशन दी, ये हीट वाला फिनोमेना किसने दिया, ये दिया आपके जूल ने, ठीक है ना। जूल ने क्या दी, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दी। अभी अपन पढ़ते हैं ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है। अब एक चीज ध्यान रखना, कभी कभी ना आपके कंफ्यूजन माइंड के अंदर क्रिएट हो जाता है। कभी एग्जाम में हीट लिख देता है, एनर्जी लिख देता है, वर्क लिख देता है। ध्यान रखना तीनों चीजें ना ऑलमोस्ट सेम ही है, क्योंकि तीनों की यूनिट सेम होती है। टेक्निकल टर्म्स आपकी डिफरेंट है, बाकी तीनों चीज ना सेम ही है, हीट एनर्जी एंड वर्क, ठीक है ना। अगर आपको एग्जाम में हीट पूछ ले, चाहे एनर्जी पूछ ले, चाहे वर्क पूछ ले, एक ही बात है, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है वी आई टी। क्या फॉर्मूला है, वी आई टी। फॉर्मूला क्या है भाई आपका, सिंपल सा वी आई टी, ठीक है ना। यहाँ पे वी क्या है, वी है आपका वोल्टेज, आई क्या है, आई आपका है, आई आपका क्या है भाई, करंट। तो V वोल्टेज है, I करंट है, T आपका टाइम है कि कितने टाइम के लिए आप उस डिवाइस को यूज कर रहे हो, कितने टाइम के लिए आप उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो। जैसे जितना ज्यादा आप फोन चलाओगे, जितना ज्यादा टाइम के लिए आप चलाओगे, उतना ज्यादा हीट होगा ना। तो इसीलिए T क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला सबसे बेसिक फॉर्मूला आपका क्या है, कि हीट इक्वल्स टू होता है V इंटू आई इंटू टी। सिंपल सा फॉर्मूला है VIT, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला देखो, अब अपन ना मल्टीपल फॉर्मूलाज यहाँ से क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। अपन ना यहाँ से मल्टीपल फॉर्मूलाज क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं।
जैसे कि देखो अपने को पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है ना। वोल्टेज इक्वल्स टू क्या होता है, करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है। अब देखो मैं V की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दूं, ये वाली V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं, तो देखो मैंने V की जगह क्या पुट किया, आई आर। आई इंटू आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, दूसरा फॉर्मूला बन जाता है कि हीट इक्वल्स टू होता है आई स्क्वायर आर टी। हीट इक्वल्स टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ये जो हीट का फॉर्मूला लिखना है ना, आई स्क्वायर आर टी, इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसी को क्या बोलते हैं अपन, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान रखनी। अब ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में जूल ने देखो क्या कहा कि भाई जो ये हीट होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर। देखो करंट के स्क्वायर के बराबर है ना। आर तो अपने को पता है कांस्टेंट है, और टी भी आपका एक तरीके से कांस्टेंट है, आपका बढ़ेगा तो हीट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, करंट के स्क्वायर के। हीट आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेजिस्टेंस के। देखो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा हीट बढ़ेगा। और हीट आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। जितने ज्यादा टाइम के लिए आप यूज करोगे उतना ज्यादा क्या होगा, हीट होगा। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में इसने क्या बोला, जूल ने, कि भाई जो हीट होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के स्क्वायर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके टाइम के, कि कितने टाइम के लिए आप क्या करते हो, करंट उससे फ्लो करते हो, कितने टाइम के लिए डिवाइस यूज करते हो। तो ये है सेकेंड फॉर्मूला। ये क्या है, सेकेंड फॉर्मूला। अभी थर्ड फॉर्मूला और देखो जरा। अब एक चीज देखो, यहाँ पे था V इक्वल्स टू आई आर, यहाँ पे क्या था, V इक्वल्स टू आई आर था। ओके, अगर देखो मैं V इक्वल्स टू आई आर से I की वैल्यू निकाल लेता, तो I की वैल्यू क्या होती, I की वैल्यू होती V बाई आर। नाउ सपोज करो यहाँ पे मैं I की वैल्यू पुट कर दूं V बाई आर, तो क्या बन जाएगा, V स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाई आर। ये बन गया आपका क्या, तीसरा फॉर्मूला। ये क्या बन गया भाई, आपका तीसरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है ना, फॉर्मूला नंबर 3। पहला है वी आई टी, V को रिप्लेस किया तो दूसरा बन गया, I को रिप्लेस किया तो तीसरा बन गया। ठीक है, अब एक और देखो जरा। आई टी याद है, आई इंटू टी क्या होता था, स्टार्टिंग में पढ़ाया था आपको, चौथा फॉर्मूला बनाते हैं। आई इंटू टी क्या था अपना, क्यू इक्वल्स टू था आपका आई इंटू टी। चार्ज इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू टी होता है। तो आई टी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, क्यू पुट कर सकता हूँ। अब ये डिपेंड करता है फॉर्मूला कौन सा कब यूज करना है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपको क्या क्या दिया है। जैसे मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको वोल्टेज टाइम और रेजिस्टेंस दिया तो ये यूज करो, आई रेजिस्टेंस टाइम दिया तो ये यूज करो, वोल्टेज करंट और टाइम दिया तो ये वाला यूज करो। अगर मान लो आपको चार्ज और क्या देते, वोल्टेज देते, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ठीक है ना। ना अभी थोड़ी देर में एक चीज और पढ़ोगे आप, कि जो पावर होता है ना, पावर, वो पावर कितना होता है, वो पावर का फॉर्मूला होता है वी आई। ये आगे वाला पार्ट, वी आई, ये होता है पावर का फॉर्मूला, अभी थोड़ी देर में पढ़ोगे। तो वी आई की जगह मैं पावर भी पुट कर सकता हूँ, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, पी इंटू टी। ये बनता है लास्ट फॉर्मूला। तो यूनिट क्या होती है आपकी हीटिंग इफेक्ट की, जूल होती है, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको ध्यान रखने हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाले का आंसर बताओ। आंसर बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा इसका। बोला वाटर इज हीटेड विथ ए कोयल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू डोमेस्टिक सप्लाई, द राइज ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर विल डिपेंड ऑन। अभी अपन ने हीटिंग इफेक्ट पढ़ा, हीटिंग इफेक्ट किस किस पे डिपेंड करता है, हीटिंग इफेक्ट आपके किस किस चीज पे डिपेंड करता है। तो देखो हीटिंग इफेक्ट का एक फॉर्मूला था वी आई टी। तो क्या वोल्टेज पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। करंट पासिंग थ्रू द करंट, थ्रू द कोयल, आई पे डिपेंड करता है, करता है। टाइम फॉर विच वोल्टेज इज अप्लाइड, टी पे करता है, करता है। तो तीनों पे आपके डिपेंड करता है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 2 3। ठीक है, चलो अभी ये छोटे छोटे और न्यूमेरिकल है, इनको सॉल्व करते हैं। एक ये देखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कि 2 ओम 3 ओम और 6 ओम, ये तीन रेजिस्टेंस है। ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तीन आपको रेजिस्टेंस दिए मैंने, 2 ओम 3 ओम 6 ओम का। इनको मैं कैसे कनेक्ट करूं, किस फॉर्म में कनेक्ट करूं कि मेरे को 4 ओम रेजिस्टेंस मिले फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में 1 ओम मिले। बताओ जरा, लगाओ अपना आईक्यू।
ना पहले देखो मेरे को 4 ओम बनाना है, 3 मेरे को रेजिस्टेंस दिए हैं, ठीक है ना। अब देखो मैं 4 ओम कैसे बना सकता हूँ, मैं इन सबको 4 ओम कैसे बना सकता हूँ। ना पहला वाला केस देखो, 4 ओम बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका 3 वाला रेजिस्टेंस और 6 वाला रेजिस्टेंस है ना, इनको पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ। देखो पैरेलल में करूंगा तो रेजिस्टेंस देखो कितना आता है, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है आपका 3/6, दैट इज 1/2, दैट इज 2, कितना आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखो 2 ओम दिया, जिनको मैं पैरेलल में करूंगा, और ये वाला क्या करूंगा, सीरीज में करूंगा। बाकी का जो 2 ओम है इसको क्या करूंगा, सीरीज में करूंगा। तो आंसर देखो कितना आ गया, 4 ओम। तो मतलब इन दोनों को पैरेलल में और इसको क्या करो, सीरीज में करो, तो पहला वाला आंसर आ जाएगा। ऐसे दूसरा वाला देखो, अब दूसरा वाला तो बहुत ज्यादा सिंपल है, अपने को 1 ओम चाहिए। मैंने क्या बताया था कि भाई जो रेजिस्टेंस होता है अगर वो छोटे से छोटा आ रहा है तो कंफर्म है वो सारे क्या पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ये तीनों ही पैरेलल में कनेक्ट कर दो। क्या आ जाएगा देखो, 1/2, 1/3, 1/6, कितना आएगा एलसीएम, 6 आएगा, ऊपर आएगा 3, 2, 1, जो कि आएगा 6, 6/6 कितना आ जाएगा, 1 ओम। आंसर आ गया अपना 1 ओम। तो इन तीनों को पैरेलल में करना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस वी कैन गेट फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशन, हाईएस्ट और लोवेस्ट कितना अपन क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अगर देखो हाईएस्ट बनाना है तो अपने को पता है सीरीज में क्या मिलेगा, हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि सीरीज में डायरेक्टली एड होता है। और पैरेलल में क्या मिलेगा, लीस्ट मिलेगा। पैरेलल में मैंने आपको पढ़ाया था ना कि छोटे वाले से छोटा मिलेगा, तो पैरेलल करोगे तो क्या मिलेगा, लो मिलेगा। पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन करके देख लेना इसमें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। जो भी क्वेश्चन में दिया हो ना उसको क्या कर लिया करो, नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है कि 100 जूल ऑफ आपको क्या मिल रही है भाई, हीट मिल रही है। आपको क्या दिया है, हीट दिया है, कितना दिया है, 100 जूल, ठीक है। ईच सेकेंड, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 1 सेकेंड, है ना, हर सेकेंड में, ओके। इन ए 4 ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस भी देखो आपको दिया कितना दिया है, 4 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मेरे से वी पूछा है, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, वी आर ओ टी का, वी आर और टी का कोई फॉर्मूला याद आ रहा है। देखो मैंने और कोई फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, इसीलिए नहीं लगाया क्योंकि उसमें वी नहीं आएगा, अपने को वी चाहिए। तो मेरे को एक फॉर्मूला याद आ रहा है कि एच इक्वल्स टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी होता है, तो यही फॉर्मूला यूज करो। ये आ गया 100, वी स्क्वायर अपने को निकालना है, आर अपना 4 है, टी कितना अपना 1 है, ठीक है। यहाँ से देखो वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 400 आएगा, वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी की वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट। इजी। चलिए एक और देखिए न्यूमेरिकल, ये वाला देखिए, an electric iron consumes energy at a rate of 840 वोल्ट। अभी ये वाला ना बाद में करेंगे, पहले इनके आंसर्स दो, इसका आंसर दो। आंसर दो जल्दी से इसका। Who among the following is pioneer in discovering the heating effect of electric current, तो किसने दिया था, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, किसने दिया था, जे थॉमसन ने नहीं, जूल ने दिया था। जूल याद आना चाहिए आपको बस, ठीक है ना। चलिए ये वाला बताइए, a given conductor carrying a current of 1 ampere produce an amount of heat equals to this, heat आपको दिया है, करंट आपको दिया है, if the current through the conductor is doubled, अगर मैं करंट डबल कर दूं तो amount of heat produce will be, तो हीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बताओ। नाउ सी, अब ऐसे क्वेश्चन में अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये कैसे अपन चूज करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आपको पता है कि भाई करंट आना चाहिए, करंट तो आपका आना चाहिए, और टाइम आपका कांस्टेंट रहने वाला है, जितना टाइम पहले उतना ही टाइम बाद में। आपको हीट कितना दिया है, 2000 जूल दिया है, कितना दिया है, कितना दिया है हीट भाई, हीट दिया है 2000 जूल, ओके। अब फॉर्मूला इसके आगे कौन सा यूज करेंगे, नाउ सी, करंट अपना क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, मतलब करंट तो आना चाहिए फॉर्मूले के अंदर, कंफर्म आना चाहिए, जो चीज चेंज हो रही है ना वो आनी चाहिए।
वोल्टेज के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया अपने को, तो वोल्टेज नहीं आना चाहिए, किसी भी हाल में आपको वोल्टेज यूज नहीं करना है, ठीक है ना। वोल्टेज आपका किसी भी हाल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मूला चूज करो जिसमें आपके वोल्टेज नहीं आता है बट करंट आता है। रेजिस्टेंस की बात करें, वायर में देखो करंट कितना भी फ्लो करो भाई, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, अपने को पता है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो रेजिस्टेंस आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फॉर्मूला आ जाता है आपके I²RT। टी का भी देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पहले जितना टाइम है उतना ही टाइम अब है, ठीक है। तो यहां से अपने को क्या पता चला कि भाई जो हीट होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I² के। पहले देखो करंट आपका कितना था भाई, 1 एम्पियर था, ठीक है। अब आपने करंट क्या कर दिया, डबल कर दिया, डबल करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले देखो 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट करंट की वैल्यू है ना I², इसकी वैल्यू कितनी है, 2000 जूल है। अब जब करंट डबल करोगे मतलब 2 टाइम्स कर दोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू इतनी है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 8000 जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी वाला। अदरवाइज फॉर्मूले में पुट करके डिवाइड करके भी आप सोल्व कर सकते हो, है ना। इसको I1 मान लो, 1 वैल्यू पुट करो, एक दूसरी इक्वेशन बनाओ जिसमें x आपकी जूल हीट है, वहां पे I2 मान लो, और I2 कितना आपका 2 आपका क्या है, करंट है, तो उसको 4 पुट कर लेना, I² की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, फिर डिवाइड करके वैसे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस वाले का आंसर बताओ। If a heater coil is cut into two equal parts and only one part is used in the heater, the heat generated will be। बताओ इसका आंसर। अनुभव बोल रहा है हाफ हो जाएगा, अंकित बोल रहा है हाफ हो जाएगा। एक बात बताओ, जरा सोच के देखो आप थोड़ा सा, है ना, थोड़ा कंसेप्ट पे जाते हैं अपन। एक चीज देखो, इसके अंदर ना एक वायर थी, थोड़ा कभी ना कॉमन सेंस भी लगा लिया करो, ओके। ये वायर थी, ठीक है, ये वायर थी, इसका रेजिस्टेंस मान लो R है। आप इसको जब इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दोगे तो ये इसकी रेजिस्टेंस R/2, इसकी भी रेजिस्टेंस R/2। रेजिस्टेंस मतलब हाफ हो गई है, रेजिस्टेंस क्या हो गई है, आधी हो गई है। एक बात बताओ, कोई भी डिवाइस है उसके अंदर अगर रेजिस्टेंस आधी हो जाएगी, एक बार थोड़ा कंसेप्चुअली सोच के देखना, फॉर्मूले की तरफ मत जाओ। अगर किसी का रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा तो आपको नहीं लगता वो ज्यादा हीट करेगा फिर, क्योंकि करंट तो और इजीली फ्लो कर पाएगी, और जितना इजीली फ्लो करेगी वो उतना हीट करेगा, ऐसा लगता है आपको कि नहीं लगता है। बताओ, ज्यादा हीट करेगा कि कम करेगा, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे। इस केस में आपका ज्यादा हीट करेगा कि कम करेगा, अगर रेजिस्टेंस आपका हाफ हो जाए, बस इतना ही जानना है मेरे को कि कम करेगा कि ज्यादा करेगा। हाँ जी। तो यहाँ पे ना जो आप ये कंसेप्ट लगा रहे हो ना कि भाई जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट करेगा, अगर आप ये फॉर्मूला अज्यूम करते हो I²RT, ये वाला सपोज करो फॉर्मूला आप अज्यूम करते हो, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो आपकी बात एकदम सही है कि जितना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा आपका रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट। इस हिसाब से तो आपका हाफ वाला आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक बात बताओ, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका करंट भी तो बढ़ेगा भाई। वोल्टेज के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया अपने को, है ना, वोल्टेज के बारे में आइडिया नहीं दिया, मतलब वोल्टेज अपने अपन क्या मानेंगे ऐसे क्वेश्चन में, कांस्टेंट मानेंगे। वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा है मतलब कांस्टेंट,
बट अगर रेजिस्टेंस आप कम कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है ना, करंट बढ़ेगा। करंट आपका क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा हो जाएगा। तो करंट ज्यादा होगा तो वो हीट ज्यादा करेगा। समझ में आया ये बात, दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी? तो यहाँ पे जो एक्चुअल में आप फॉर्मूला यूज करोगे ना हीट का, वो ये वाला करोगे। कौन सा वाला? V²/R × T, ना कि ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। क्योंकि एक चीज के चेंज होने से दूसरी चीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है, अगर अपन वोल्टेज कांस्टेंट मानते हैं तो। एक चीज के चेंज होने से दूसरी चीज क्या हो रही है आपकी, चेंज हो रही है। अगर दूसरी चेंज चेंज हो रही है तो अब दो दो चेंजेस चीजों में तो अपन चेंजेस नहीं निकाल सकते ना। तो अपन क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे कि वोल्टेज भाई कांस्टेंट है, पहले केस में भी इतना ही वोल्टेज था, अब भी इतना ही वोल्टेज है, टाइम तो वैसे भी देखो कांस्टेंट है। तो यहां से अपने को क्या पता चला कि हीट भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। अगर रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका हाफ हो जाएगा, है ना। अगर रेजिस्टेंस मान लो R/2 हो जाएगा तो हीट क्या हो जाएगी, अपने को पता है डबल हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा, डबल्ड हो जाएगा। हीट जनरेट क्या हो जाएगी आपकी, डबल हो जाएगी। समझ में आई ना? तो ये कंसेप्ट मत भूल जाना, मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था कि भाई अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस आप कम करोगे तो करंट में भी तो इफेक्ट पड़ेगा, करंट भी तो ज्यादा पास होगा आपके, करंट ज्यादा पास होगा तो वो हीट करेगा। तो ये इसीलिए मैंने 2010 का क्वेश्चन इंक्लूड किया है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर बताइए अभी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, गलत मत करना, सीडीएस का क्वेश्चन है बट। बोले टू पीसेस ऑफ कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, जो जो चीज बोलिए लिखते जाओ, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अब से इस क्वेश्चन में क्या बोला है, टू पीसेस ऑफ कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ आर कनेक्टेड इन सीरीज। सेम मटेरियल है देखो, है ना, ये मान लेते हैं अपन फर्स्ट है और ये मान लेते हैं सेकंड है। अगर देखो ये दोनों सेम मटेरियल के, तो अपने को पता है दोनों की रेजिस्टिविटी तो सेम होगी, मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, रो रेजिस्टिविटी आपकी क्या है, सेम है, ठीक है। एंड ऑफ इक्वल लेंथ, लेंथ भी देखो बोला है सेम है, एल एल, ठीक है। आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए सेल, इनको सीरीज में कनेक्ट किया है। वन ऑफ द टू पीस हैज ए क्रॉस सेक्शनल एरिया डबल दैट ऑफ द अदर। इसका मान लो जो आपका एरिया ना, इसका ए है तो इसका क्या है, इसका डबल है, 2a सपोज करो, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस रिगार्ड, तो पूछा आपसे कि इनमें से कौन सा सही है। इन दोनों को देखो आप सीरीज में कनेक्ट किया है ना। अब यहां से देखो एक पहले चीज आपको लिख लेते हैं रेजिस्टेंस के बारे में, कि रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा। रेजिस्टिविटी देखो सेम है, लेंथ आपकी सेम है, यहाँ पे एरिया आपका क्या है, कम है, और यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रेजिस्टेंस 2 क्या होगा, आपके रेजिस्टेंस 1 से बड़ा होगा। क्योंकि अपने को होता है रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। तो यहाँ पे देखो एरिया क्या आपके कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यहाँ पे आपका एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ये चीज मेरे को पता है। तो आपको बोला है द थिकर वन विल हैव स्ट्रॉन्गर करंट। अच्छा थिक और थिन वायर कौन सा है, ये देखो आपका क्या होगा, थिक होगा। क्यों होगा थिक, क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है, क्रॉस सेक्शन। और ये वायर कैसा होगा, थिन होगा। अब देखते हैं क्या बोला है, द थिकर वन विल अलाउ स्ट्रॉन्गर करंट्स टू पास थ्रू इट। क्या थिक वाले में आपके ज्यादा करंट्स पास हो गए, द थिनर वन वुड अलाउ स्ट्रॉन्गर करंट टू पास थ्रू इट। आगे की स्टेटमेंट भी देख लेते हैं, सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वुड पास थ्रू बोथ द पीसेस प्रोड्यूसिंग मोर हीट इन थिकर वन। सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वुड पास थ्रू बोथ द पीसेस प्रोड्यूसिंग मोर हीट इन द थिनर वन। आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होगा यहाँ पे बताओ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये पॉइंट मत भूल जाना, सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में याद करो क्या होता था, सीरीज में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, क्या सेम रहता था, करंट सेम रहता था। करंट क्या रहता था, सेम रहता था। चलो एक हिंट और दे दिया, अभी आंसर बताओ। एक हिंट और मिल गया आपको। क्या आंसर होगा?
नाउ सी, अब सीरीज है, सीरीज में मैंने बोला करंट सेम होगा, तो ए तो हो नहीं सकता, ना ही बी हो सकता कि एक वाले में आपके थिक वाले में ज्यादा करंट होगा या थिन वाले में, दोनों में करंट अपने को पता है सेम होने वाली है। बात आती है हीट की, हीट कौन से में ज्यादा होगी? देखो दोनों में करंट सेम है, करंट आपकी क्या सेम है? अगर देखो करंट सेम है तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? हीट आपका प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई स्क्वायर आर टी। करंट देखो सेम है दोनों में, टी सेम है, तो जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा हीट, तो इसमें हीट क्या होगी आपकी? S2 ज्यादा होगी H1 से, है ना? सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वुड पास थ्रू बोथ द पीसेस प्रोड्यूसिंग मोर हीट इन थिनर वन। पतले वाले तार में क्या होगी आपकी? ज्यादा हीट होगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था काफी। चलो अभी ये सेकंड लास्ट स्लाइड है वैसे कंसेप्ट की आपकी, ठीक है ना? इसमें अपन इलेक्ट्रिक पावर पढ़ेंगे। वैसे तो इलेक्ट्रिक पावर ही आपके एनसीईआरटी में तो इलेक्ट्रिक पावर तक ही है, बट कुछ चीजें और पढ़ेंगे अपन, छोटी छोटी चीज है, एक स्लाइड में कंप्लीट हो जाएगी। नाउ अप्लीकेशंस ऑफ जूल्स लॉ। जूल्स लॉ की आप एप्लीकेशन देखो कहाँ कहाँ यूज करते हो, इस इफेक्ट का आप कहाँ कहाँ यूज करते हो, है ना? देखो इसका काफी सारे आपके इंपॉर्टेंट यूजेस भी है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन होती है आपकी। इलेक्ट्रिक आयरन देखो नीचे से हीट करती है ना, वो इसी के कारण करती है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। टोस्टर हो गया, ओवन, केटल, हीटर वगैरह सब यूज करते हो जूल्स लॉ पे बेस्ड आपकी, ठीक है? दूसरा देखो ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। जूल्स लॉ को अपन लाइट प्रोड्यूस करने में भी यूज करते हैं। आपको पता है टंगस्टन को जब हीट किया जाता है ना, जो आपका फिलामेंट ऑफ बल्ब होता है वो किससे बनाया जाता है? टंगस्टन से। अच्छा टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? Ni1। अब टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट देखो काफी हाई होता है, 3380 सेल्सियस होता है। देखो बहुत ज्यादा हाई आपका क्या है? ये मेल्टिंग पॉइंट है। तो जब आप क्या करते हो, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो तो ये हीट होता है, हीट होने के कारण आपको क्या देता है? लाइट देता है। अब ये जो टंगस्टन वाले बल्ब होते हैं ना, इन बल्ब में आपके क्या फिल किया जाता है? इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैस फिल की जाती है। क्या फिल की जाती है? इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैस। क्यों? ताकि ये जो आपका फिलामेंट है ना, इसकी लाइफ क्या हो सके? इंक्रीज हो सके, ये जल्दी से आपके डैमेज ना हो, इसकी लाइफ क्या रहे? लंबे टाइम तक रहे। ये ऐसे समझ लो इनके लिए ऑक्सीजन जैसा है। हाँ, सिंबल क्या होता है आपके? सिंबल होता है भाई आपके डब्लू, ये याद रखना। ओके। और देखो इसका कहाँ यूज होता है आपके हीटिंग इफेक्ट का? फ्यूज। फ्यूज से देखो काफी बार एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है। फ्यूज में अपन क्या करते हैं? हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं। नाउ सपोज करो आपका घर है भाई, ठीक है ना? अब आपके घर में आप क्या लगा रखे हो? टीवी भी लगा रखे हो, फ्रिज भी लगा रखे हो, सब कुछ आपने लगा रखा है, ठीक है ना? आपने क्या लगा रखा है? सब कुछ लगा रखा है। तो ये जो फ्यूज होता है, ये फ्यूज क्या करता है? आपने इतनी सारी चीजें लगा रखी है, सपोज करो आपके घर में शॉर्ट सर्किटिंग हो जाए, ओवरफ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, तो उसके कारण क्या लग सकती है? घर में आग लग सकती है। उसी से आपको क्या करता है? बचाता है, ठीक है ना? ओके। अब देखिए फ्यूज ये काम कैसे करता है। ये पहली बात तो प्रोटेक्ट करता है आपके सर्किट अप्लायंस को बाय स्टॉपिंग फ्लो ऑफ करंट। ये करंट के फ्लो को क्या कर देता है? रोक देता है, ठीक है ना? करंट के फ्लो को क्या कर देता है? रोक देता है। ये हमेशा ध्यान रखना आपके सीरीज में कनेक्ट किया जाता है आपके सर्किट के अंदर, ठीक है? ये हमेशा सीरीज के अंदर कनेक्ट किया जाता है। ये जो फ्यूज होता है ना, इसके अंदर एक पतली सी वायर होती है, ठीक है ना? इसके अंदर क्या होती है? फ्यूज के अंदर एक पतली सी वायर होती है। जब इससे आप क्या करते हो? बहुत ज्यादा करंट पास करते हो ना, तो क्या हो जाता है? ये वायर आपकी पिघल जाती है। पिघल जाती है इन द सेंस कि आपकी मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के कारण आपके घर में क्या हो जाता है? शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट इन द सेंस कि आपकी फिर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है, क्योंकि इसने बीच में से कनेक्शन तोड़ दिया है, ठीक है ना? तो जैसे ही मान लो आपके घर में या तो शॉर्ट सर्किट पहले से हो, लाइक सपोज करो कोई अप्लायंस खराब हो जाए जो कि बहुत ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिसिटी खींच रहा है, या फिर मान लो कहीं घर में आपके क्या लग जाए? आग लग जाए, है ना? वायर्स के अंदर वायर टकरा जाए और वहां पे आपके शॉर्ट सर्किट हो गई बहुत ज्यादा, मतलब अब क्या करेगा? इलेक्ट्रिसिटी खींचेगा। जब भी देखो घर के अंदर ना कोई भी अप्लायंस हो, कोई भी वायर हो, उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाए ना, तो वो क्या करता है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचता है। बाहर से क्या करता है? बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी इतनी ज्यादा होती है कि आपकी घर की जितनी भी वायरिंग होती है ना, उनको एकदम हीट कर देता है जूल्स लॉ की हीटिंग से। और जितना ज्यादा हीट होता है उतना ज्यादा हाई चांस रहता है कि आपके सारे अप्लायंसेस वगैरह सब कुछ क्या होंगे? आपके तबाह हो जाएंगे। तो अब देखो इतना ज्यादा करंट पास होगा तो इस वायर की तो एक लिमिट है ना, इसमें तो अपने ने ऑलरेडी एक पतली सी वायर ऐड की है। तो ये जो पतली सी वायर होती है ये क्या करती है? ये पिघल जाती है। ये पतली सी वायर क्या करती है भाई? आपकी पिघल जाती है, ठीक है ना? इट मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट। सो ओवरऑल डिपेंड्स ऑन मैग्नीट्यूड एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये किस पे डिपेंड करता है फ्यूज आपके? कि मैग्नीट्यूड कितना है एंड करंट का मैग्नीट्यूड कितना, और आपका हीटिंग इफेक्ट, और जो इलेक्ट्रिक करंट अपन ने पढ़ा है इसी प्रिंसिपल पे क्या करता है? ये काम करता है। तो यहाँ से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? कि जब भी आपके घर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो तो क्या होगा? जब भी आपके घर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो तो क्या होगा? करंट है ना आपकी आई,
ये अब्रप्टली इंक्रीज होगी, मतलब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। अब्रप्टली क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना? क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, वो बहुत ज्यादा आपकी क्या करेगी, अंदर की तरफ करंट खींचेगी। ठीक है। अब ये जो फ्यूज करंट होता है, इफ 1 किलोवाट अप्लायंस एट 220 वोल्ट अपन यूज कर रहे हैं, तो यहाँ से देखो करंट अपन अप्लाई करते हैं। सपोज करो आप घर में क्या कर रहे हो, एक अप्लायंस यूज कर रहे हो जिसकी पावर आपकी 1000 वोल्ट, और वो 220 वोल्ट पे क्या कर रहा है, आपके काम कर रहा है। ठीक है। नाउ यहाँ से देखो मैं करंट आपके निकालता हूँ, तो करंट निकालता हूँ, अपने को पता है पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई होता है। क्या होता है? वी इंटू आई। तो मैंने 1000 में देखो 220 के डिवाइड किया, तो आई कितना आता है? 4.54, जो कि लगभग 5 एम्पियर मान सकते हैं अपन। ठीक है ना? जो कि क्या मान सकते हैं? 5 एम्पियर। तो जनरली जो आपके घर में जो फ्यूज यूज होता है ना, वो मैक्सिमम 5 एम्पियर तक का होता है। जनरली, ये जनरल बात है, इससे ज्यादा का भी हो सकता है, बट जनरली आपके घर में जो फ्यूज यूज होता है वो 5 एम्पियर तक का आपका क्या होता है, यूज होता है। मतलब 5 एम्पियर से जैसे ही करंट बढ़ेगी, ये क्या करेगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है ना? अगर आपकी मान लो ये सर्किट है, ये आपने फ्यूज कनेक्ट कर रखा है, जैसे ही आप 5 एम्पियर से ज्यादा इसमें करंट बढ़ी, तो ये क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, और सर्किट को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ये जो फ्यूज होता है ना, इसमें आपकी अलॉय की वायर यूज की जाती है, टीन एंड लीड की, विथ हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या रखी जाती है, हाई रखी जाती है, और लो मेल्टिंग पॉइंट रखा जाता है। क्योंकि देखो मेल्टिंग पॉइंट हाई रख लिया तो कितना भी करंट पास करो वो पिघलेगा ही नहीं, तो वो सर्किट ब्रेक करेगा नहीं। पूरा घर जल जाएगा बट वो ब्रेक नहीं होगा। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रखा जाता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपकी काफी हाई रखी जाती है। ठीक है ना? इंडियन डोमेस्टिक सर्किट वर्क्स ऑन 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। आपकी भारत की जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, ये ध्यान रखना, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज पे क्या करती है, आपकी काम करती है। कितने पे काम करती है भाई? 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है। अच्छा, अमेरिका वाली कितने पे करती है, किसी को पता है? अमेरिका में आपके कितने पे करती है, एनीवन? किसी को पता है? अमेरिका कितना करती है? यूएसए की बात करें तो यूएसए कितना करता है? हाँ, 110 वोल्ट एट 60 हर्ट्ज। ये ना यूएसए वाली, ये काफ़ी सेफ है, बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, मेंटेन करने के लिए काफ़ी एक्सपेंसिव है। ठीक है। वहीं अपन भारत की बात करें तो भारत वाले तो लैंग्वेज से लड़ने से ही नहीं इनका काम चल रहा है। तो अपनी वाली क्या होती है भाई, चीप होती है, बट काफ़ी सस्ती होती है। ठीक है ना? सस्ती तो होती है बट डेंजरस भी होती है उतनी, उतनी ज़्यादा खतरनाक भी होती है। ओके, तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। फाइन। इसके बाद में बात करते हैं पावर। पावर में देखो कुछ नहीं है, पावर वही जो अपन ने पढ़ा था, रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, कि किस रेट पे आपके काम कर रहा है। पावर बहुत सिंपल है, पावर का फॉर्मूला है वी आई। वी आई याद रखो, बाकी देखो वही सारे हीट वाले फॉर्मूला है, इसमें सिर्फ टी नहीं आता है। देखो इसमें सिर्फ वो टी नहीं आता है, बाकी सारे है। देखो पी इक्वल्स टू वी आई हो सकता है, पी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर आ सकता है, पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर आ सकता है। तो वो सारे के सारे वही फॉर्मूलाज आपके, वी स्क्वायर बाय आर, वी क्यू बाई टी, है ना? यूनिट क्या होती है इसकी, वोल्ट होती है, वोल्ट एम्पियर भी होती है। देखो वोल्ट इंटू एम्पियर, वोल्ट एम्पियर भी होती है। तो अपन पावर को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वोल्ट इक्वल्स टू होता है 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्या अपन इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करते हैं? आपने सोचा होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम कर रहे हैं। नहीं, अपन इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूम नहीं करते हैं। अपन बिल क्यों भरते हैं? अपन बिल ना इलेक्ट्रॉन्स कंजप्शन के लिए नहीं भरते हैं, अपन बिल भरते हैं कि इनके मूवमेंट के लिए। ठीक है ना? जो भी इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा है, वो इनकी मूवमेंट करवाता है बस, उसके लिए अपन क्या देते हैं, बिल देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कभी कंज्यूम नहीं होते हैं, ये बात ध्यान रखना। ओके। इसके बाद में बात करते हैं अपन यूनिट के बारे में। यूनिट वाले कंसेप्ट ऑलरेडी मैं आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वोट होता है। ठीक है। ओके। अब इलेक्ट्रिक कमर्शियल यूनिट की बात करें, है ना, कमर्शियल यूनिट की बात करें तो किलोवाट आर होती है, पढ़ा है आपको। अब किलोवाट आर होती है, तो किलोवाट आर को क्या बोलते हैं अपन, 1 यूनिट बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आर में कितना हो जाएगा, देखो कितना आपका वोट होता है, 1000, आर के अंदर 3600 सेकेंड, तो कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। अब ना आपको एग्जामिनर ऐसे भी पूछ सकता है कि 4 किलोवाट आर में बताइए कितना जूल होगा। तो आपको क्या कर देना है, इस वैल्यू को डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर देना उस केस में। ठीक है ना? अदरवाइज आपको बिल वगैरह का क्वेश्चन आता है, यहाँ से आता है तो। ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन कैपेसिटर की। इसके बाद में बात करते हैं कैपेसिटर। ना कैपेसिटर आपके अगेन सिलेबस में नहीं है, बट यस आपके एनडीयू वाले बच्चों को करना है।
बट इतना एग्जाम में ये नहीं पूछते हैं, थोड़ा बेसिक आपको नॉलेज है तो ठीक है, उससे क्वेश्चन बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन लीव दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर ना रेजिस्टेंस की तरह ही एक डिवाइस होता है जो क्या करता है, आपकी एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है ना। एनर्जी को स्टोर करने का इसका काम होता है। अगर मान लो तीन कैपेसिटर है, जैसे रेजिस्टर्स होते हैं ना R1 R2 R3, वैसे ही मान लो तीन कैपेसिटर है C1 C2 C3, इनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इक्विवेलेंट होगा C1 प्लस C2 प्लस C3। देखो एकदम उल्टा है रजिस्टर का। रजिस्टर में होता था वन बाई R1 प्लस वन बाई R2 प्लस वन बाई R3 इक्वल्स टू वन बाई R इक्वलेंट पैरेलल में, जबकि इसमें सीरीज वाला कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल में। और सीरीज में क्या होता है, वन बाई C इक्वलेंट इक्वल्स टू वन बाई C1 प्लस वन बाई C2 प्लस वन बाई C3। ठीक है। अगर मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, अगर क्या आपका भाई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ओके, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, C है, और इसके बीच में आपने क्या किया, एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट आपने फिल किया जिसका फैक्टर क्या है, T है। तो अब जो नया कैपेसिटेंस हो जाएगा ना, वो टोटल कितना हो जाएगा, टीसी। कितना हो जाएगा, टीसी। लाइक जैसे कि सपोज करो आपकी ये क्या है भाई, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है, ओके। पैरेलल प्लेट, पैरेलल बनाना भाई, इसका कैपेसिटेंस मान लो सी है, ओके। अब ये किस किस पे डिपेंड करता है, पहली बात तो ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट पे डिपेंड करता है, कि प्लेट के बीच में क्या डिस्टेंस है। और किस पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ ईच प्लेट, हर प्लेट का एरिया कितना है इस पे भी डिपेंड करता है। और तीसरा किस पे डिपेंड करता है, कि इसके बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या रखा है। सपोज करो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसका फैक्टर टी है, तो नया कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, सी इंटू टी हो जाएगा, या फिर टी सी। सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी है, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पे टी की वैल्यू 7 हो, तो अगर मान लो कैपेसिटेंस सी है तो कितना हो जाएगा, 7C हो जाएगा, ठीक है ना। ये कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, इसलिए मैं करवा रहा हूँ, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए। अब नेक्स्ट पे बढ़ने से पहले एक वो पुराना वाला जो अपना क्वेश्चन रहा था ना, उस पे चलते हैं भाई, ये वाला, इसका आंसर दो भाई। अब ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, क्या बोला आपको, इसमें क्या बोला आपको, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है ना। आपको क्या दे रखा है भाई, पावर दे रखा है 840 वोल्ट दे रखा है ना, वोल्ट मतलब पावर दे रखा है, ठीक है। पावर कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 840 वोल्ट। व्हेन हीटिंग इज एट मैक्सिमम रेट एंड 360 वोल्ट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम। ये पहले वाले केस में पावर है, और दूसरे वाले केस में पावर कितनी है, 360 वोल्ट है, दूसरे वाले केस में पावर इतनी है, ठीक है। द वोल्टेज इज 220 वोल्ट। वोल्टेज आपको दे रखा है कितना है, वोल्टेज है 220 वोल्ट। इसमें भी वोल्टेज कितना आपके 220 वोल्ट। वोट आर द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस। हर केस में बताओ आपका करंट और रेजिस्टेंस कितना है। अब करंट और रेजिस्टेंस निकालना है, पहले वाले में तो बहुत सिंपल है ना। अपने को पता है P इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई होता है। तो आई निकाल लो यहाँ से, P कितना है 840, V कितना अपना 220, आई अपने को निकालना है। आई देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपकी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से देखो ये कैंसिल होगा तो ये कितना आएगा, ऊपर 42 और नीचे आ जाएगा 11। इतना आ गया आपके क्या भाई, करंट, ठीक है। अब एक चीज देखो, करंट आपको पता है, वोल्टेज आपको पता है, रेजिस्टेंस निकाल सकते हो ना, क्योंकि अपने को पता है V इक्वल्स टू आई आर होता है ना। V कितना है 220, आई कितना है 42/11, आर अपने को निकालना है। आर कितना आ जाएगा 220 इंटू 11/42। अब इसको सोल्व करना है, बस कैलकुलेशन है, ठीक है। दूसरा देखो इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है, अब इसका ना खुद से HW आंसर निकालना, सेम ही तरीके से निकालना है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए इनके आंसर्स बताइए अभी, इसका आंसर बताओ। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। बोला एक वायर है, हैविंग कॉपर की वायर है, देखो, ठीक है ना, कॉपर की वायर है। कॉपर की वायर है, हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन E। कॉपर की वायर है, रेजिस्टिविटी मान लेता हूँ रो है, ठीक है। लेंथ L दिया है, एरिया दिया है E, ठीक है। एंड करंट ऑफ I, करंट भी दे दिया मेरे को I। द पावर डिसिपेटेड इन द वायर इज P। इसके अंदर आपकी जो पावर है ना, वो पावर कितनी दी है, P दी है। इफ वी टेक एन एल्यूमिनियम वायर, देखो एल्यूमिनियम वायर लेंगे तो रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, R डैश। अच्छा अब वो टेबल याद है, कल मैंने आपको एक टेबल दी थी,
रेजिस्टिविटी के ऑर्डर का। कॉपर का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है कि एल्यूमिनियम का होता है, बताओ। कॉपर का रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है कि एल्यूमिनियम का? एल्यूमिनियम का होता है ना भाई, एल्यूमिनियम का होता है ना। हाँ, एल्यूमिनियम का क्या होता है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होता है, ये कंसेप्ट था यहाँ पे बस। तो इफ वी टेक एल्यूमिनियम वायर हैविंग सेम डायमेंशन, सारी डायमेंशन सेम है, लेंथ एल और एरिया ए, एंड पास द सेम करंट, करंट भी देखो सेम है आई, द पावर डिसिपेटेड विल बी, तो यहाँ पे जो पावर होगी ना, ये जो पी डेस पावर होगी, ये इससे बड़ी होगी, इसके बराबर होगी, 2p के बराबर होगी, क्या होगी, ये आपसे पूछा है, ये आपसे पूछा है। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा इस वाले वायर का, तो ये होगा रो एल बाई ए। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, रो डेस एल बाई ए। नाउ सी, इसका रेजिस्टिविटी ज्यादा है, इसका रेजिस्टिविटी कम है, तो सिंपल सी बात है ना भाई, आर टू क्या होगा, आर टू क्या होगा आपके आर वन से बड़ा होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसके रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, इसका सेकंड वाले का रेजिस्टेंस क्या होगा, पहले वाले रेजिस्टेंस से ज्यादा होगा, है ना। अब रेजिस्टेंस का भी अपने को पता है। अब पावर निकालते हैं, तो पावर का कोई ऐसा फॉर्मूला याद है जिसमें आपके रेजिस्टेंस आता था, करंट आता था, क्योंकि करंट भी देखो सेम है और रेजिस्टेंस भी सेम है, ऐसा कोई आपको फॉर्मूला याद आ रहा है, फॉर्मूला याद आ रहा है, आई स्क्वायर आर। आई तो देखो दोनों केस में सेम है, तो मतलब पावर किसके प्रोपोर्शनल होगी, रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस जिसका जितना ज्यादा उसकी उतनी पावर, तो पावर किस केस में ज्यादा होगी, आपकी पी डेस ज्यादा होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, कि ये जो पावर निकलेगी ये पी से क्या निकलेगी, बड़ी निकलेगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा, सी वाला आंसर हो जाएगा। अगेन देखो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, सीडीएस के अंदर ही पूछा था, तो ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछते हैं एकदम कंप्लीटली, जो मतलब कंसेप्ट पे बेस्ड होते हैं। अब ये वाला बताओ, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आपके करंट क्या होता है, जीरो हो जाता है, सेम रहता है, इंक्रीज होता रहता है शार्पली, डिक्रीज होता रहता है शार्पली, तो सभी को पता है इंक्रीज होता रहता है शार्पली, है ना, ड्रास्टिकली इंक्रीज होता जाता है। चलो ये बताओ, व्हेन द शॉर्ट सर्किट कंडीशन अकर्स द करंट इन द सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन अकर होती है तो करंट कितनी हो जाएगी सर्किट में, सेम वही वाला सेम क्वेश्चन है, इंक्रीज है सब्सटेंशियली, है ना, बहुत ज्यादा आपकी इंक्रीज होगी। ये वाला देखो, अगेन सीडीएस देखो, तीनों में आ गया, सीएपीएफ, एनडीए, सीडीएस। एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, अगेन देखो आप, ये रिड्यूस सब्सटेंशियली, डजंट चेंज, कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट नहीं होती है, इंक्रीज होती जाती है, इंक्रीजेस हैवीली। अब ये दो अगेन एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये देख लो, इसके बाद में एक ही इंपॉर्टेंट स्लाइड बची है, बाकी क्वेश्चन है। अब ये वाला देखो, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर, जनरेटर नहीं है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है ना, रेटेड 400 वोट ऑपरेट्स 8 आवर ए डे। एक इलेक्ट्रिक देखो रेफ्रिजरेटर बोला है, पावर उसकी दे रखी है आपको 400 वोट, है ना, 400 वोट उसकी क्या है भाई, पावर है। 8 आवर ए डे, कितने घंटे चलता है पर डे, 8 घंटे चलता है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट 30 डेज, देखो 30 दिन चलेगा, 30 दिन चलेगा, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, 8 × 30, इतना टोटल टाइम हो जाएगा आवर्स के अंदर। और अगर बोला है कि 3 रुपए लगते हैं आपके पर किलोवाट आवर के, मतलब 1 यूनिट का आपको पैसा दे रखा है कि 3 रुपए लगता है, तो बताइए टोटल बिल कितने का बनेगा। अब बिल बनाना है, पहले यूनिट निकालनी पड़ेगी, यूनिट देखो वो अच्छे से निकालना सिखाया आपको, कैसे निकलेगा, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करो सबसे पहले इसको, ये मैंने कर दिया किलोवाट आवर में कन्वर्ट, सॉरी किलोवाट में कन्वर्ट कर दिया, ये हो गया किलोवाट में कन्वर्ट, ठीक है ना। अब आर में कन्वर्ट करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आपके आर के अंदर किलोवाट आर, ये आ गई टोटल यूनिट, ये कितनी आ गई, यूनिट आ गई आपकी टोटल यूनिट। तो यहां से देखो अपने को निकालना है, 3 रुपए लगते हैं, देखो 3 जीरो से आपके 3 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा देखो 4 × 8 × 3, ये टोटल यूनिट हो गई, 1 यूनिट का 3 रुपए लगता है, तो टोटल का इतना लगेगा, आंसर कितना आएगा भाई, आंसर कितना आएगा, कितना पैसा लगेगा, हाँ जी बताओ कितना लगेगा। तो ये लगेगा देखो 32 × 9, 320 से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, 288 बचेगा ना। आंसर क्या आ जाएगा आपके, 288, 288 रुपीज। चलो दूसरा वाला और देख लो,
An electric bulb is connected to a 220 volt generator. The current is 0.50 ampere. What is the power in the bulb? अब यहाँ पे देखो वोल्टेज दे रखा है मेरे को 220, ठीक है। करंट मेरे को दे रखा है कितना दे रखा है, हाफ एम्पियर। 0.5 का मतलब हाफ होता है। पावर पूछिए, पावर क्या हो जाएगी, वी आई। वी कितना है 220, आई कितना है 1/2, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा आपकी 110 वोल्ट। ठीक है, चलो ये है लास्ट टॉपिक आज का। नाउ चार्जेस के बारे में थोड़ा आइडिया रखना, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर चार्जेस की प्रॉपर्टी पूछूं आपसे तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, एनीवन, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस? चार्जेस पढ़ा होगा आपने 11th-12th क्लास के अंदर। चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बताओ, कमेंट्स के अंदर बताओ। चार्ज होता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? हाँ जी। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है कि ये एडिटिव होते हैं नेचर के अंदर। आप इनको क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। मान लो Q1 Q2 Q3 चार्ज दिए तो तीनों को ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो चार्जेस होते हैं ना, ये क्वांटाइज्ड होते हैं आपके। क्वांटाइज्ड मतलब ये आपकी इंटी इंटीजर मल्टीपल के क्या होते हैं, इंटीजर मल्टीपल में मिलेंगे आपको, इंटीजर मल्टीपल, ठीक है ना। जैसे कि आपके Ne हो गया है ना, ऐसे Np भी हो सकता है, प्रोटॉन प्रोटॉन इंटू एन। तो इंटीग्रल मल्टीपल होगा आपका इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी होती है, चार्जेस हमेशा ध्यान रखना कंजर्व्ड रहते हैं आपके। कंजर्व्ड मतलब ना तो इनको क्रिएट कर सकते हो, ना ना ही इनको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो चार्जेस आपका कंजर्व्ड रहता है। कोई भी सिस्टम हो उसके अंदर टोटल चार्ज है ना वो उतना ही रहेगा। उसको आप ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रॉय कर दोगे या फिर नया चार्ज बना दोगे आपके। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चार्जेस आपके ट्रांसफरेबल होते हैं, ट्रांसफर कर सकते हो आप। ट्रांसफरेबल होते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। बट क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो आप, ठीक है ना। चार्ज आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर स्केलर क्वांटिटी होता है, ये भी ध्यान रखना। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अभी यहाँ पे देखिए, चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड एंड ऑलवेज ए इंटीग्रल मल्टीपल। चार्जेस हमेशा क्या रहते हैं आपके, कंजर्व्ड रहते हैं, और हमेशा क्या रहते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल रहते हैं। हाँ, डिफरेंट चार्जेस आपके अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्जेस आपके क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है चार्जेस के बारे में। अब ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं। इफ टू कंडक्टिंग स्फीयर्स आर सेपरेटली चार्ज्ड एंड देन ब्रोट इन कांटेक्ट, द टोटल चार्ज ऑन टू स्फीयर्स इज कंजर्व्ड। ये वही चीज है कि मान लो कोई दो स्फीयर है, उनको दोनों को आपने सेपरेटली चार्ज किया, दोनों को कांटेक्ट में लेके आओगे तो उनका टोटल चार्ज कंजर्व्ड रहेगा। मैंने अभी बताया चार्ज क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। स्टैटिक चार्ज एक्यूमुलेशन कैन कॉज फायर। स्टैटिक चार्ज सुना आपने? आपने एक एक्सपेरिमेंट देखा होगा, जब आप क्या करते हो भाई, कंबल को रब करते हो अपने पीछे धूप के अंदर, है ना। कंबल को रब करोगे तो आप किसी को टच करोगे, फिर तो उसमें क्या आएगा, करंट आएगा, आपको भी शौक लगेगा, उसको और खतरनाक शौक लगेगा, ठीक है ना। बहुत खतरनाक लगता है भाई। ट्राई मत करना ये, जिसने कर रखा हो उनका ठीक है। तो ये स्टैटिक चार्ज ना बहुत खतरनाक चीज होती है। जनरली स्कूल में ज्यादा ट्राई करते थे टीचर्स वगैरह के साथ में, स्पेशली जो हिंदी वगैरह के टीचर होते थे। किया है क्या कभी टीचर्स के साथ? तो स्टैटिक चार्ज क्या हो जाता है भाई, एक्यूमुलेट होता है ना, ये क्या कर सकता है, आग भी लगा सकता है, ठीक है ना। ये स्टैटिक चार्ज बनता कैसे है, जब आप क्या करते हो, अपने आप को या फिर किसी भी चीज को दूसरी चीज के साथ रब करते हो ना, तब क्या होता है, इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। जैसे कि देखिए, एक मैंने क्या ली, रोड ली, और उसको क्या किया, वुल पे क्या किया, मैंने रब किया, वुल पे क्या किया, रब किया। तो ये वुल क्या करता है, वुल पे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। वुल क्या करता है, अपने नेगेटिव चार्ज किस पे डाल देता है, रोड पे डाल देता है।
तो रोड पे क्या आ जाते हैं, आपके चार्ज आ जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वुल टू रोड, ठीक है ना। सेम ऐसा कब होता है, व्हेन वी ब्रश ड्राई लॉन्ग हेयर। जब अपन क्या करते हैं, ड्राई लॉन्ग हेयर को आप जो ब्रश होता है उसके स्ट्रैंड्स क्या हो जाते हैं, मूव करने लगते हैं अवे फ्रॉम ईच अदर। सेम हैपन्स विथ एयरक्राफ्ट ड्यू टू एयर फ्रिक्शन। देखो आपका एयरक्राफ्ट जब क्या करता है, हवा में उड़ता है ना, तो उस पे क्या लगता है, एयर का फ्रिक्शन लगता है, जिससे उसके ऊपर क्या हो जाती है, चार्जेस जमा हो जाते हैं। इसीलिए जो आपके एयरक्राफ्ट होते हैं ना, इनके टायर्स होते हैं ना, इनको कंडक्टिंग बनाया जाता है कि जैसे ये लैंड करे तो आपके टायर में आग ना लग जाए। जैसे ही जमीन से टकराएगा तो स्पार्क बनेगा ना, वो स्पार्क ना बने, सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाए, जमीन के अंदर चला जाए, ठीक है ना। ओके। Similarly, vehicles carrying inflammable materials usually have metallic ropes touching ground during motion to conduct the charge produced by friction. कभी आपने नोटिस किया है, पता नहीं आप लोगों ने किया है कि नहीं किया है, जो ट्रक वगैरह होते हैं, है ना, ट्रक होते हैं एएलपी वाले, ऑल इंडिया परमिट वाले, एआईपी वाले सॉरी, इनके पीछे एक चेन सी होती है जो नीचे लटकती रहती है यहाँ पे जमीन पे। अब मैंने काफी सारे मतलब आपके इस पे वीडियो पे देखे हैं, लाइक कहीं ना कहीं शॉर्ट मिल ही जाता है। तो कुछ लोग इनका मजाक मजाक उड़ा देते हैं कि बोलते हैं कि देखो कितने लापरवाह लोग हैं, चेन नीचे लटका रखी है, ऐसे घिस रही है, ये टूट के नीचे गिर सकती है, किसी का गाड़ी का नुकसान कर सकती है। अब इस उनको कौन समझाए, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। देखो मान लो इस ट्रक के अंदर ना कोई इन्फ्लेमेबल चीज है, ओके, इसके अंदर मान लो कोई इन्फ्लेमेबल चीज है, तो अब ये जब ट्रक चलेगा तो इस पे भी फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा तो इस पे क्या होगा, इसमें आपके चार्ज एक्यूमुलेट होगा। अब वो जब चार्ज एक्यूमुलेट होगा स्टैटिक चार्ज से, उस ये जो इन्फ्लेमेबल ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो आग लग गई तो बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। इसीलिए सारा जो इस पे चार्ज एक्यूमुलेट होता है, इसको वापस जमीन में डालने के लिए आपकी क्या लगाई जाती है, ऐसे मेटेलिक आपकी चेन वगैरह क्या की जाती है, नीचे कनेक्ट की जाती है कि सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाए, आपकी जमीन में चला जाए, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये ध्यान रखना। ओके। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका लाइटनिंग। लाइटनिंग आपने देखा भाई, लाइटनिंग जो बिजली नीचे गिर जाती है, गिरती है ना बिजली, कैसे गिरती है देखो। देखो जो आपका क्लाउड होता है ना भाई, क्लाउड, ये क्लाउड है, ये बादल है, ठीक है। इस बादल के नीचे ना आपके क्या हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है, इसके नीचे वाली साइड क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आपके एक्यूमुलेट हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। ओके। और आपकी जो जमीन होती है, जमीन, इस पे क्या बन जाता है आपके, इसी का उल्टा पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बन गया तो वो आपकी बिजली क्या करेगी भाई, इधर जाना स्टार्ट करेगी, और ऐसे क्या गिरती है आपकी, फिर बिजली गिरती है, ठीक है ना, जमीन पे क्या गिरती है, बिजली गिरती है। अब ऐसा बिल्डिंग पे गिरेगी तो भाई काफी लोगों को ले डूबेगी। तो आपने देखा होगा बड़ी बिल्डिंग होता है उस पे हाई चांस होता है गिरने का, क्योंकि वो सबसे पास में है, ठीक है ना। तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, जनरली बड़ी बिल्डिंग्स में ज्यादा देखा जाता है, बड़ी बिल्डिंग्स होती है ना, इनके ऊपर क्या लगाया जाता है भाई, लाइटनिंग से बचने के लिए ऐसे एक सरिया होता है, उस पे वो क्या लगाई जाती है, ऐसे टोपी जैसा आपके क्या लगाया जाता है, मेटल रोड लगाई जाती है ना। ऐसा शेप होना चाहिए, ऊपर से आपका क्या होता है, तीखा होता है, ठीक है। तो लाइटनिंग को अवॉइड करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर आपके क्या किया जाता है, इंस्टॉल किए जाते हैं, इनको बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, ठीक है ना। ओके। जब देखो आपके लाइटनिंग कंडक्टर ऊपर से शार्प क्यों बनाते हैं, कि सारा का सारा चार्ज क्या हो जाए, यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाए, यहाँ पे स्ट्राइक करे तो डायरेक्टली आपकी, अब ये मेटेलिक है तो सबसे पहले चार्ज क्या करेगा, क्या कहाँ आपके स्ट्राइक करेगा, यहीं करेगा। अब यहाँ पे स्ट्राइक करता है, इससे क्या होती है आपकी, ऐसे रोड क्या होती है, जमीन से कनेक्टेड होती है ना, डीप डाउन दी अर्थ। तो सारा का सारा चार्ज आपके कहाँ चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, और बिल्डिंग में क्या नहीं आता आपका, शोक वगैरह नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना। इसके बाद में देखिए थोड़ा सा मिसलेनियस और, इन इंडिया डोमेस्टिक एसी सप्लाई यूज 220 वोल्ट बिटवीन रेड लाइट वायर एंड ब्लैक न्यूट्रल वायर। आपको पता होगा कि अलग अलग वायर्स यूज होती है ना, घर के अंदर जो कनेक्शन किया जाता है अलग अलग वायर यूज की जाती है। जो रेड वाली वायर होती है इसको लाइव वायर कहते हैं, ब्लैक वाली को न्यूट्रल वायर कहते हैं। इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये 220 वोल्ट होता है और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। ऑल्टरनेट करंट सप्लाई चेंजेस डायरेक्शन ट्वाइस इन ई साइकिल, ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि कितनी बार आपके साइकिल चेंज करता है भाई, ट्वाइस आपके क्या करता है, साइकिल चेंज करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपकी इसका टाइम पीरियड टी है, ठीक है, तो मतलब आधे का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, T/2, ठीक है। सो एसी सप्लाई चेंजेस डायरेक्शन आफ्टर एवरी 1/100 सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपकी जो ऐसी सप्लाई है ना, हर 1/100 सेकेंड में क्या करती है, डायरेक्शन चेंज करती है, डायरेक्ट वैल्यू याद रखना। अमेरिका में 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज यूज करते हैं, ये ज्यादा सेफर है बट काफी एक्सपेंसिव है मेंटेन करने के लिए, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके। हाँ, अर्थ वायर ग्रीन होती है आपकी। वेडस्टोन ब्रिज की बात करें, वेडस्टोन ब्रिज देखो वैसे तो एग्जाम में कम चांस से पूछेगा, बट फिर भी पूछ ले तो ये छोटा सा है, देख लो।
ये लास्ट टॉपिक है, अच्छा से ही बना लेते हैं, लास्ट है तो। ये है वेटस्टोन ब्रिज। वेटस्टोन ब्रिज में क्या होते हैं, ऐसे आपके रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं, ऐसे चार रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं और बीच में एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके गैल्वेनोमीटर भी लगा देते हैं कि क्या इससे करंट पास होगी। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो इस सर्किट से आई करंट पास हो रहा है, ये मान लो R1 रेजिस्टेंस है, ये मान लो R2 है, ये मान लो R3 है, और ये मान लो ऊपर वाला मान लेते हैं R3, ये R3 है, और ये मान लो R4 है, और अंदर वाला कितना R5 है। अगर यहाँ पे R1/R2 बराबर आपके किसके, R3/R4 के, R1/R2 बराबर है R3/R4 के, तो ध्यान रखना R5 से ना कोई करंट ही आपके पास नहीं होगी, ये डायरेक्ट बात याद रखना। इससे आपकी कोई करंट ही पास नहीं होगी, इसी को बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना। तो व्हीटस्टोन ब्रिज याद रखना। चलिए अब क्वेश्चन है प्योर, जल्दी जल्दी आंसर दो, बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ। क्या आंसर हो जाएगा, ऐसी मेन सप्लाई करंट इन इंडिया चेंजेस डायरेक्शन इन एवरी 1/100 सेकेंड, ठीक है ना। चलिए इसका बताइए अभी। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द रेड लाइव वायर एंड ब्लैक न्यूट्रल वायर इन इंडियन डोमेन्स इलेक्ट्रिक सप्लाई इज, कितना होता है भाई, अभी अपन ने पढ़ा कितना होता है पोटेंशियल डिफरेंस, 220 वोल्ट। द हीटिंग एलिमेंट इन अन इलेक्ट्रिक आयरन इज यूजुअली मेड ऑफ, पिछली क्लास में पढ़ा था ये आपने, कल वाली क्लास में पढ़ा था कि जो हीटिंग एलिमेंट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक प्रेस ब्रेक वगैरह हो गई, इनमें कौन सा होता है आपके हीटिंग एलिमेंट, तो कौन सा होता है, ये होता है आपके नाइक्रोम, ठीक है ना। ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चला जरा आंसर बताओ इसका। यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है, ये वैसे एनडी का क्वेश्चन है, एनडीए 2024 का। आपको बोला है इन विच वन अमंग द फॉलोइंग सिचुएशन द बल्ब वुड ग्लो मोस्ट। अब देखो आपको क्या दिया है, चार सर्किट दिए, ये बल्ब है, ठीक है ना, ये जो दिख रहा है क्रॉस क्रॉस ये बल्ब है। पहले वाले में देखो सीरीज में बल्ब कनेक्ट कर रखे हैं और एक आपके सेल लगा रखा है। दूसरे वाले में दो सेल और उतने बल्ब है सीरीज के अंदर। तीसरे वाले में एक सेल और एक बल्ब है, और चौथे वाले में देखो दो सेल है बट दोनों क्या पैरेलल है, सिर्फ ये एक केस है जिसमें पैरेलल है और दो आपके क्या है सेल है। तो पूछा है कि सबसे ज्यादा किस में ग्लो करेगा। ग्लो कब करता है, जितना ज्यादा पावर होगा उतना ज्यादा ग्लो करेगा। कुल मिला के आपसे पूछ रहा है सबसे ज्यादा पावर किस वाले के अंदर होगा, किस वाले के अंदर सबसे ज्यादा पावर होगा। रीजन भी बताना मेरे को, सिर्फ आंसर मत देना, रीजन भी बताना इसका। रीजन भी बताओ भाई, रीजन। ये क्या रीजन हुआ, हमारे घर पे यही आता है। ये रीजन ही चाहिए मेरे को। क्या रीजन है, पावर लास्ट वाले में सबसे ज्यादा क्यों होगा, चलो आंसर तो आपका सही है सभी का, डी होगा, बट लास्ट वाले में क्यों होगा सबसे ज्यादा। वी रिमेन्स कांस्टेंट। बट आई डिवाइड हो रहा है ना रश्मि, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
अनुभव कह रहा है V² बाई R वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्यों करेंगे, रीजन, यही तो रीजन जानना है मेरे को कि V² बाई R वाला फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे अपन। ओके, रश्मि का कहना है कि पावर इक्वल्स टू होता है VI, और इनका बोलना है कि इस वाले केस में आपका V क्या होगा, सेम रहेगा दोनों में, वोल्टेज सेम रहना है। बट I देखो दोनों में आपके पता है आधा आधा जाएगा, और यहाँ पे I सेम रहेगा बट V आपका क्या जाएगा, आधा आधा जाएगा। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, फिर दोनों केस में फर्क क्या हुआ B और D में। हाँ जी, क्या रीजन है। ये बात तो मैंने मान ली, वोल्टेज कांस्टेंट आपका दोनों में वोल्टेज सेम है VV, बट I तो आधा हो जाएगा ना अनुभव उस केस में। ये क्वेश्चन है मेरा। चलो, आपका आंसर तो इसका डी है, मैंने मान लिया आंसर डी होगा, ठीक है ना। क्योंकि पैरेलल के अंदर आपके जो वोल्टेज होता है, हाँ यही तो मेरा क्वेश्चन अनुभव कि अपन ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं। यही तो मेरा क्वेश्चन है, इसका जवाब चाहिए मेरे को। इसी में तो है ट्विस्ट, कि अपन ये लास्ट वाले में V² बाई R वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं। वाई नॉट I²R, या फिर VI वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पे अपन ये फॉर्मूला कंसिडर नहीं कर सकते हैं, रीजन सिंपल सा है। ये फॉर्मूला अपन कंसिडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि करंट क्या हो रहा है, आपके चेंज हो रहा है, ठीक है ना। करंट क्या हो रहा है इस केस में, आपके चेंज हो रहा है, दोनों में अलग अलग आपका करंट होगा। अपने को कोई ऐसा फॉर्मूला लेना पड़ेगा जिसमें आपके क्या ना हो भाई, करंट ना हो। तो वो कौन सा फॉर्मूला है, वो है आपके V²बाई R। यहाँ से देखो क्या पता चला कि भाई जितना ज्यादा आपका पावर है वो उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा आपका क्या होगा, वोल्टेज होगा। तो वोल्टेज देखो इन दोनों में सेम रहने वाला है। मान लो यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो इससे भी 20, इससे भी 20, तो ये क्या करेगा, सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है ना। बाकी इसमें तो 10 वोल्ट ही है, तो ये ज्यादा ग्लो नहीं करेगा आपकी। ओके, ये आपकी ज्यादा ग्लो नहीं करेगा। इसकी अगर बात करें तो ये सीरीज के अंदर आपके, ये क्या है, सीरीज के अंदर है। एंड सीरीज में आपके भाई वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए वो क्या नहीं करेगा, आपके ज्यादा ग्लो नहीं करेगा। हाँ, हाइयर द वोल्टेज द मोर इट ग्लोज। सिंपल सी बात याद रखना, जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा ग्लो करेगा, मतलब उतनी ज्यादा पावर होगी उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बताओ अभी। अभी ये वाला क्वेश्चन देखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, CDS में पूछा है अगेन, देखो ऐसा क्वेश्चन।
ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 इज मेड यूजिंग टू गोल्ड प्लेट्स। एक C1 कैपेसिटर है जो गोल्ड यूज करके आपके बनाया गया है। अनदर प्लेट कैपेसिटर, इसको गोल्ड यूज करके बनाया है। ऑफ C2 इज मेड यूजिंग टू एल्यूमिनियम प्लेट्स, एल्यूमिनियम यूज करके बनाया गया है इसको, जिसका कैपेसिटेंस C2 है। ठीक है, विथ सेम प्लेट सेपरेशन, डिस्टेंस देखो मतलब दोनों में सेम है, इसमें भी डी है इसमें भी डी है। एंड ऑल द फोर प्लेट्स आर सेम एरिया, एरिया भी देखो सेम है। ठीक है ना। इफ R1 R2 आर रेस्पेक्टिवली द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ गोल्ड एंड एल्यूमिनियम, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है R1, इसकी रेजिस्टिविटी कितनी है R2 है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन आपका करेक्ट होगा, बता सकते हो क्या होगा। नाउ याद करो कैपेसिटेंस किस किस चीज पे डिपेंड करता था, डिस्टेंस पे करता था, एरिया पे करता था, और आपके किस पे करता था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इन तीन चीज पे करता था। डी देखो दोनों में सेम है, एरिया देखो दोनों में सेम है, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड ही नहीं करता है, तो आंसर क्या होगा, दोनों आपके क्या होंगे, बराबर होंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए। A positive charge plus q is placed at the center of a hollow metallic sphere of inner radius a and outer radius b. The electric field at a distance r from the center is denoted by E. In this regard, which one of the following statement is correct? ये वाला क्वेश्चन आप चाहो तो छोड़ सकते हो, इसको लीव करो। ठीक है ना, एक बार ये है, क्यों फालतू में दिमाग खराब करे। चलो इसका आंसर बताओ CDS 2 2024 का, जल्दी जल्दी जवाब दो अभी, है ना, क्वेश्चन अपने को करने हैं थोड़े और, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दिया उस क्वेश्चन में अपन ने। जल्दी से जवाब दो इसका, CDS 2 2024 का है। कल CAPF कौन कौन देने जा रहा है अपनी क्लास से। क्या आंसर हो जाएगा इसका। They can transfer the charge accumulated on their surface during lightning. They can transfer the charge accumulated on their surface being rubbed by air particles. They can transfer the charge accumulated on their surface due to in-flight operation of several gadgets for preventing sparks while they land on ground. यहाँ पे देखो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है और डी भी सही है, बट अपन डी ज्यादा चूज करेंगे क्योंकि अपने को तो एक चूज करना है। ठीक है ना। मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन पूछा है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन आपका क्या है, स्पार्क को कंट्रोल करना है, ना कि सिर्फ चार्ज को ट्रांसफर करना है। अपने को अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है तो सेकंड भी सही है, बट ये वाला ज्यादा बेटर है, डी वाला आपका ज्यादा बेटर है। तो देख लिया करो क्वेश्चन में मोस्ट अप्रोप्रिएट लिखा है कि नहीं लिखा है। फिर नेक्स्ट देखो, ये NDA 2 2024 का है। लाइटनिंग इज ड्यू टू, लाइटनिंग क्यों होती है। अब लाइटनिंग क्या होती है, द फ्लो ऑफ चार्जेस बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द क्लाउड, द शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द क्लाउड, द कलेक्शन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स ऑन द पेज एंड कलेक्शन ऑफ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एट द टॉप ऑफ द क्लाउड, क्लाउड है ये। ठीक है ना। द इंडक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्राउंड, देखो ग्राउंड पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और नेगेटिव चार्ज आपके कहाँ हो जाता है, क्लाउड के बेस पे, ये वाला सबसे बेस्ट रीजन है। चलो नेक्स्ट देखो। When you walk on a wooden carpet and bring your finger near the metallic handle of a door, an electric shock is produced. This is because, क्यों होता है ऐसा। तो ये ऐसा क्यों होगा, अगेन वही है भाई स्टैटिक चार्ज वाला कंसेप्ट, आपके चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम योर बॉडी टू द हैंडल, ए केमिकल रिएक्शन अकर्स, केमिकल रिएक्शन थोड़ी होती है। द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज हाइयर देन दैट ऑफ हैंडल, द ह्यूमन बॉडी एंड द हैंडल अराइव एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। An electric circuit having combination of resistance and capacitance given below, कभी कभी देखो ऐसे बाउंसर भी आ जाता है। The current flowing through the circuit will be, current through the circuit will be, अब यहाँ पे ना ये क्वेश्चन एकदम एक्सेप्शनली पूछा आपसे। ठीक है ना। ये जो यहाँ पे कैपेसिटेंस ऐड कर रखा है ना 5 माइक्रोफेरेड का, ये क्या कर देगा, इस वाले को ओपन कर देगा, ओपन सर्किट बना देगा। ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। ठीक है ना, ये जो 5 माइक्रोफेरेड है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, ओपन सर्किट, क्योंकि ये तो चार्ज हो जाएगा, चार्ज होने के बाद में ये कैसे करेगा,
ओपन सर्किट की तरह काम करेगा, यहाँ से करंट फ्लो होने ही नहीं देगा। अब यहाँ से देखो करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, मतलब कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। ये और ये देखो किसमें आपके कुछ ऐसा सीन बन जाएगा, ऐसा। ये भी 10 ओम है, ये भी आपके 10 ओम है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 20 ओम। वोल्टेज कितना है, 10 है, तो करंट कितना हो जाएगा, 10/20, दैट इज 0.5 एम्पियर। ओके, ध्यान रखना, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। चलो ये वाला देखो अभी। A circuit has a fuse having a rating of 5 ampere. What is the maximum number of 100 volt 220 volt bulbs that can be safely connected in the parallel in the circuit? नाउ सी, अब देखो फ्यूज की रेटिंग कितनी है, 5 एम्पियर है। 5 एम्पियर का मतलब क्या है कि भाई इससे ज्यादा वो करंट आपके पास नहीं कर सकता, इससे ज्यादा करंट पास नहीं कर सकता, है ना। करंट कैन नॉट बी मोर देन 5। अदरवाइज क्या होगा, शॉर्ट शॉर्ट सर्किट हो जाएगी आपकी, अदरवाइज वो मेल्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो मैक्सिमम कितना करंट पास हो सकता है, 5 एम्पियर। तो फ्यूज की अगर पावर निकालो, फ्यूज का पावर कितना हो जाएगा, फ्यूज का पावर हो जाएगा VI, दैट इज, वोल्टेज देखो कितना है, वोल्टेज है 220 वोल्ट, है ना। बल्ब का देखो वोल्टेज कितना है, 220, तो वही उसका होगा। और इतने भी अपनी सर्किट काम करती है। और 5 अपना क्या है, करंट है, तो ये कितना आ गया, ये इतना अपने क्या आ गया भाई, 220 × 5 अपने आ गया वोट पावर, फ्यूज की पावर आ गई। नाउ सपोज करो मैं इसमें n बल्ब्स क्या कर सकता हूँ, कनेक्ट कर सकता हूँ। n बल्ब्स कैन कनेक्ट, और हर एक की पावर कितनी दी है आपको, हर एक की पावर दी है 100 वोट। तो मैक्सिमम इतनी पावर मैं यूज कर सकता हूँ ना, इससे ज्यादा कर ही नहीं सकता। तो मैंने अन बल्ब कनेक्ट किया और हर की पावर कितनी है आपकी, 100 वोट है, तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 220 × 5 के बराबर होना चाहिए, इतनी मैक्सिमम पावर हो सकती है। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से देखो 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो कितने बल्ब कनेक्ट कर सकता हूँ, 11 कनेक्ट कर सकता हूँ, आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए अभी। A wire, a metal wire of length L and diameter D has a resistance. This would be the resistance of another wire of the same metal and of same length but having double the diameter. अब बताओ इसका आंसर, ये गलत नहीं होना चाहिए। अब एक मेटल वायर है देखो, जिसकी लेंथ कितनी है, L है, डायमीटर D है, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल R है। दूसरी वायर है, सेम ही मटेरियल की है ना, तो मतलब रेजिस्टिविटी सेम होगी। उसकी लेंथ कितनी है, L है, एंड डायमीटर कितनी दी है, डबल दी है आपको 2D। तो इसका रेजिस्टेंस पूछा, आर डेस कितना होगा। ना यहाँ से देखो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, L बाई पाई आर स्क्वायर होता है ना, अब D/2 होगा ये। ठीक है, तभी तो रेजिस्ट आपका क्या निकलेगा, रेडियस निकलेगा D/2, और इसका रेडियस कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। तो ये हो जाएगा πD², और नीचे 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 ऊपर चला गया। आर डेस कितना आ जाएगा, L डिवाइडेड बाई πD²। तो ये पहले वाले का देखो कितना हो गया, या तो डिवाइड करके निकाल लो या फिर वैसे निकाल लो, है ना। पहला वाला देखो 4 टाइम्स था इसका, ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं ना, आर इक्वल्स टू क्या होगा, 4 R डेस होगा। तो आर डेस की वैल्यू कितनी आ गई, R/4। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, बी वाला। ठीक है, चलिए ये वाला देखिए अभी। द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल में बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स ऑफ, रेजिस्टिविटी की कौन सी यूनिट हो सकती है, कौन सी यूनिट हो सकती है इसमें से। अब रेजिस्टिविटी की यूनिट नहीं पता है तो क्या ही पता है फिर, ओम मीटर होती थी, क्या होती थी, ओम मीटर। ओम सिर्फ हो नहीं सकती, ओम बाई सेंटीमीटर हो नहीं सकती, ओम सेंटीमीटर हो सकती है, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर हो नहीं सकती। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरा ये वाला बताओ आप। ये वाला देखते हैं कौन गलत करता है। आपको बोला है कि करंट और वोल्टेज के बीच में 3 रेजिस्टर है, 1 2 3, R1 R2 R3 जिनका रेजिस्टेंस है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है, कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा, बताओ। कौन सा ज्यादा होगा, कौन सा कम होगा।
याद है ना, स्लोप क्या देता है, वी और आई का स्लोप आपको रेजिस्टेंस देता है। नव सी यहाँ पे पता है मिस्टेक क्या होती है, आप ना ऐसे कर लेते हो कि स्लोप सबसे ज्यादा वन का है तो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वन में, फिर आपके किस में होगा, थ्री में। तो वन में सबसे ज्यादा होगा तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा देखो ऑप्शन इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने वी कहाँ बनाया, नीचे की साइड बनाया है, जबकि वी अपना स्टैंडर्ड में यहाँ होता है और आई यहाँ पे होता है। अब इसके हिसाब से ग्राफ बनाओ तो टू देखो सबसे ऊपर जाएगा। ओके, टू कहाँ गया आपके, सबसे ऊपर। उसके बाद में आपके थ्री गया, उसके बाद में आपकी वन गया। तो जितनी ज्यादा आपकी स्लोप उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस टू में होगा, फिर आपके थ्री में होगा, फिर वन में होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। ध्यान रखना ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्योंकि देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, वी इक्वल्स टू आई आर होता है। आर क्या आता है, वी बाई आई। तो वी और आई का आपका स्लोप होता है, यहाँ से देखो आप समझ सकते थे वी और आई का क्या होगा, स्लोप होगा। चलिए इसका बताइए अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर। वायर है ये, ठीक है ना, वायर नहीं है, वायर है। क्या हो जाएगा, बोथ क्वांटिटीज डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। रेजिस्टिविटी कहाँ आपके एरिया पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे दोनों डिपेंड करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। नाउ सी, आर का फॉर्मूला होता था रो एल बाई ए। तो आर देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी का, जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। बाकी रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है ना, ये तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये तो वायर पे डिपेंड करता है कि वायर कैसा है, जो जो वायर होगा वैसा होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके, आंसर हो जाएगा टू एंड थ्री, ठीक है ना। टू एंड फोर कौन लगा रहा है, हाँ यहाँ पे टू एंड फोर होगा बट ये आंसर नहीं है, ठीक है ना। रेजिस्टिविटी तो भाई किसी पे करता ही नहीं है, मैंने बोला टेम्परेचर और सिर्फ वायर के मटेरियल पे डिपेंड करता है और किसी पे करता ही नहीं है। फिर भी गलत करना है तो करो। अब ये देखो अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर्स ऑफर्स मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। इनमें से किस में आपके सबसे कम रेजिस्टेंस आएगी। थ्री कैसे नहीं होगा, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस देखो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इतने इक्वेशन कर चुके हैं, अनुभव याद नहीं है, जहां पे मैंने बताया कि देखो इसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ये तुम लोग कभी कभी इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछते हो ना, इतना पढ़ाने के बाद में। रुको अभी दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो ये रेजिस्टिविटी ज्यादा थी इसकी, इसीलिए तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा लिखा अपन ने। याद आया कि नहीं आया, तो ये डिपेंड कर रहा है तभी तो रेजिस्टेंस ज्यादा लिखा कि ऐसे ही हवा में लिख दिया। और फोर कैसे हो गए, अब तुम बताओ मेरे को फोर वाला कैसे हुआ। चलो इसका आंसर बताओ, अब फोर वाला कैसा हुआ ये तुम बताओ मेरे को, अनुभव अपने अनुभव से बताओ। नहीं आज कहाँ फिजिक्स फिनिश है, अभी तीन क्लास और है। कल फिनिश हो जाएगी वैसे। हो सकता है आज फिजिक्स की मैं दो क्लास ले लूं, और इनडायरेक्टली आज भी हो सकता है। तो कौन से में आपके सबसे कम होगा भाई, पहले वाले में देखो क्या होगा, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री, वन बाई थ्री। देखो थ्री है, तीनों रेजिस्टेंस सेम है तो अपने को पता है वन ओम होगा, है ना, क्योंकि आर बाई थ्री, आर बाई थ्री होगा। सिंपल सा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। थ्री ओम नहीं करवाया था भाई, कल कहाँ करवाया था। तो इसका कितना हो जाएगा, थ्री ओम, थ्री ओम। तो ये आ जाएगा देखो आपके थ्री बाई टू, जो कि कितना हो जाएगा, 1.5 ओम। इसका हो जाएगा टू ओम, और इसका ओम हो जाएगा थ्री ओम। तो आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट वाला आपका सबसे सबसे कम पूछा है ना, सबसे कम अपने को फर्स्ट वाला देगा। अच्छा बी कौन बोल रहा है, बी कौन बोल रहा है, बी।
कैसे अंकित, कैसे निकाला? 0.67, कौन सा लॉजिक लगाया? अब तुम लोग ये सिंपल सी कैलकुलेशन भी गलत कर रहे हो चैप्टर के एंड में आते आते। Two equal resistors R are connected in parallel and a battery of 12 volt is connected across this combination. A DC current of 100 milliampere, तो इसको पहले एम्पियर में कन्वर्ट करना। थ्रू द सर्किट एज शोन बिलो, द वैल्यू ऑफ आर इज, अब इसमें सर्किट नहीं बनाइए, बस सर्किट को मारो गोली, सर्किट के बिना सोल्व करो। देखो बोला दो इक्वल रेजिस्टर्स है आर, दोनों आपके क्या है, पैरेलल कनेक्टेड है। ऐसे ऐसे क्या आपके पैरेलल कनेक्टेड है, ठीक है ना? कितने वोल्ट बैटरी से? 12 वोल्ट बैटरी से। और करंट कितना पास हो रहा है इससे? इससे करंट पास हो रहा है आपके 100 माइक्रो एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर को कन्वर्ट कैसे करेंगे एम्पियर में? तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ ये आ गया एम्पियर में, है ना? ये आ गया आपके एम्पियर में। आपसे पूछा आर की वैल्यू बताइए। अब आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये मान लो आर है, ये भी मान लो आर है ना? आपको दे रखा है, इस आर की वैल्यू निकालनी है। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, कितना हो जाएगा? साफ सा दिख रहा है, R/2 हो जाएगा, क्योंकि दो कनेक्टेड है तो R/2 हो जाएगा इक्विवेलेंट। अब अपने को बताया V इक्वल्स टू क्या होता है? IR होता है। V कितना है? 12 है। I अपना कितना है? 100 इंटू 10⁻³ और R अपने को निकालना है। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, R आपका कितना है? R/2 है, सॉरी, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा देखो, 24 इक्वल्स टू आ जाएगा 1/10 इंटू आर। 10 इधर मल्टीप्लाई होगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 240 ओम। ये आ गई आर की वैल्यू, ठीक है जी। इजी क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। चलो ये वाला देखो। We are given three copper wires of different lengths and different areas of cross section. Which one of the following would give have the highest resistivity? यही क्वेश्चन सेम इस बार आपकी एनडीए के अंदर आया था। अब ये गलत किया ना तो गंगा जी तुम्हें मैं छोड़ के आऊंगा फिर। आपको बोला है तीन कॉपर वायर है, डिफरेंट लेंथ है, डिफरेंट एरियाज है क्रॉस सेक्शन के, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेजिस्टिविटी किसकी होगी? ना तीनों ही देखो कॉपर वायर है, और रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। तीनों कॉपर वायर है तो लेंथ एरिया पे डिपेंड करेगा नहीं, तो ऑल द वायर्स हैव सेम रेजिस्टिविटी। चलो नेक्स्ट देखो, द टोटल रेजिस्टेंस इन द गिवन पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। अगेन वैसे ही कॉम्बिनेशन वाला अगेन क्वेश्चन आपके, है ना? कर लेते हैं जल्दी से। इन तीनों का देखो इक्विवेलेंट कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8, कितना आ जाएगा ये? 8 देखो एलसीएम आएगा, ये जाएगा आपके 4 टाइम, ये जाएगा 2 टाइम, ये जाएगा 1 टाइम, दैट इज 7/8। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया यहाँ से? आर इक्विवेलेंट आ गया आपके 8/7, ये 1 है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 8/7 प्लस 1, दैट इज 15/7। तो आंसर आ गया आपके 15/7। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन सर्किट। अगेन देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, पहले इसको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो अपने को बता आर इक्विवेलेंट आ जाएगा R/2। फिर इसको सीरीज में करेंगे, देखो पहले इन दो को पैरेलल में किया, ये सीरीज में आ गया, तो इन दोनों का सीरीज में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा R/2 प्लस आर, दैट इज 3R/2, ठीक। अब ये 3/R/2 और ये R है, ये दोनों पैरेलल में हो गए, देखो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये है 3R/2 और ये कितना है? आर है, तो इनको पैरेलल में अगेन कनेक्ट कर लूँ। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2/3R प्लस 1/R। नाउ यहाँ से देखो 3R एलसीएम आएगा, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, तो 5 आ जाएगा, 5/3R। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 3R/5। आंसर हो जाएगा 3R/5, ठीक है। चलिए ये वाला बताइए अभी, बड़ा देख के घबराओ मत, इजी क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ओम्स लॉ इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा आपसे।
Ohm's law, it's an assumption that currents through a conductor is always directly proportional to the potential difference applied to it. पहला तो सही है ना कि क्या होता है भाई, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के. A conducting device obey Ohm's law when the resistance of a device is independent of magnitude of polarity of applied potential difference. A conducting material obey Ohm's law when the resistance of material is independent of the magnitude and direction of applied electric field. All homogeneous materials obey Ohm's law irrespective of whether the field is within range or strong. कौन सा होगा ना? अगर आपको दूसरा और तीसरा नहीं भी समझ में आता तो देखो आपको लिखा है यहाँ पे सारे मटेरियल कहाँ करते हैं भाई? सेमी कंडक्टर हो गया, नॉन कंडक्टर हो गया, कहाँ आपके फॉलो करते हैं ओम्स लॉ को? अब ये इस बार का क्वेश्चन है आपके, किसका? ये है सीडीएस का. गलत मत करना, अब ऐसा क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन कर चुके हो आप. सीडीएस 1 था ना इस बार, 1 2025. जल्दी जल्दी बता दो. बोला एक बल्ब है, पावर इतनी है, वोल्टेज इतनी है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना है, तो बताओ पावर कितने डिसिपेट होगी? नाउ सी, आपको बल्ब दिया है, उसकी पावर कितनी दी है बल्ब की? 60 वोल्ट. एंड इसकी वोल्टेज भी दी है अपने को 220 वोल्ट. अब बोला है कि इस बल्ब पे अगर मैं 110 वोल्ट का वोल्टेज लगाऊं, है ना, इतना वोल्टेज लगाऊं, तो बताओ इसकी पावर कितनी होगी आपकी? ये आपसे पूछा है. देखो बल्ब में कांस्टेंट क्या रहेगा? बल्ब में क्या सेम रहने वाला है? रेजिस्टेंस सेम रहने वाला है ना. पहले जितना रेजिस्टेंस है उतना ही अब होगा. पहले जितना रेजिस्टेंस है उतना ही अब होगा. ये चीज कॉमन रहने वाली है ना. बाकी देखो करंट तो चेंज होगा. पहले वोल्टेज इतना है, बाद में करंट, बाद में वोल्टेज चेंज हो गया तो करंट तो चेंज हो जाएगा. तो कोई ऐसा फॉर्मूला लेके आओ जिसमें वोल्टेज और आपका क्या हो? रेजिस्टेंस हो. क्योंकि रेजिस्टेंस आपका सेम रहने वाला है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकल जाएगा भाई, रेजिस्टेंस यहाँ यूज करेंगे, वोल्ट आपका क्या निकल जाएगा? पावर निकल जाएगा. सिंपल सी बात है. तो कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला आपका P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर. यहाँ से देखो P कितना अपना 60 है, V कितना है 220 है, तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? आर. आर देखो कितना आ जाएगा आपके? 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपके? 60 हो जाएगा. इसको सोल्व मत करो, कैलकुलेशन में इजी रहेगा. अब पावर कितना होगा? अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाई आर. वी देखो अपना कितना है? 110 है, तो 110 इंटू 110. आर की वैल्यू पुट कर दो यहाँ से, देखो 220 इंटू 220, और ये 60 देखो ऊपर चला जाएगा तो इंटू 60. ये देखो दो दो बार क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, है ना. अब 4 से अगर इसको कट करेंगे तो 15 टाइम कट होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा. अब ये एनडीए का क्वेश्चन है, एनडीए 1 2025. बताओ इसका आंसर. The work done in moving a charge of 2 coulomb from point A to B, what is the potential difference between A and B? चार्ज आपको दिया है, वर्क आपको दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस, तीनों में रिलेशन याद है? फॉर्मूला पिछली क्लास में पढ़ा था. तो फॉर्मूला क्या था? V इक्वल्स टू क्या होता है? W/Q, है ना. तो V अपने को यहाँ पे पूछा है, W कितना है? 24, Q कितना है? 2, तो आंसर आ गया 12 कोलम, सॉरी 12 वोल्ट, सॉरी 12 वोल्ट. आंसर हो जाएगा सी वाला. चलिए एक और देखिए, ये भी इसी बार का क्वेश्चन है, एनडीए 1 2025. Two conducting wires of the same material and of equal length and equal diameters are first connected in parallel and then in series in a circuit across the same potential difference. The ratio of heat produced in parallel and series combination is.
बताओ जरा। मान लेते हैं हर एक वायर का आपका रेजिस्टेंस कितना है, पहले वाले का आर है, दूसरे वाले का भी आर है, क्योंकि सारी चीजें देखो सेम है दोनों में। ठीक है ना। अगर इनको सीरीज में कन्वर्ट करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R/2। अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी सीरीज में 2R होगा, ठीक है ना, सीरीज में 2R होगा, R+R 2R। और पैरेलल में कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा। अब आपको पूछा है रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। हीट प्रोड्यूस बताइए, उनका रेशियो क्या होगा। नाउ हीट इक्वल्स टू क्या होता है, हीट इक्वल्स टू होता है, देखो दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम रहने वाला है, तो ये होता है V²/R × T। यही होता है क्या। अब ये होता है तो यहां से देखो वोल्टेज आपका सेम है, टाइम आपका सेम है, तो हीट किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के, है ना, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब आपको पूछा है द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल। पैरेलल में देखो आपकी हीट कितनी प्रोड्यूस होगी, R/2 के इन्वर्सली होगी। ये H पैरेलल लिखा मैंने, H पैरेलल लिखेंगे तो नीचे की साइड में आएगा R/2, और H सीरीज लिखेंगे तो ये ऊपर की साइड आएगा आपके कितना, R। यही आएगा क्या। बी वाले 4:1, यहाँ पे 2R होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो R से R कट गया, कितना आ गया भाई, 4:1, 2 ऊपर जाएगा तो 4:1, आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगेन देखो सिंपल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। ठीक है ना। सिंपल कंसेप्ट पे बेस्ड था कि हीट क्या होता है भाई, आपके रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो ये वाला बताओ, ये भी इसी बार का है, NDA 1 2025। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। और बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है ये तो। चारों स्टेटमेंट रीड करो, आंसर मिल जाएगा। अब नॉट करेक्ट बोला है। Charges can be added. Charge is conserved. Charge on a body is always an integral multiple of electron or proton. Charges can be created and destroyed. Destroy या create नहीं कर सकते हो isolated system में। ये भी देखो इसी बार का क्वेश्चन है। तो इजी इजी क्वेश्चन आए थे इस बार आपके एनडी में। और एनडी में पता है ना एक क्वेश्चन का कितना नंबर मिलता है, पता है कि नहीं पता है, 4 नंबर मिलता है, 4। If the length of a copper wire is increased by twice, then its resistivity will be। ये देखो मैंने बोला था ना आपके डिटो क्वेश्चन एनडी में है। फॉर्मेशन चेंज है, कंसेप्ट वही है, क्वेश्चन वही है। ना जो रेजिस्टिविटी होता है ये ना तो लेंथ पे डिपेंड करता है ना ही एरिया पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। कॉपर वायर की लेंथ में आप कुछ भी करो कुछ भी ना करो वो सेम ही रहने वाला है। चलो ये वाला देखो अभी, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, ये भी इसी बार आया था, NDA 1 2025। कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट टू मेजर द करंट, सही है ये तो। ए वोल्टमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू पैरेलल इन ए सर्किट टू मेजर द वोल्टेज, ये भी सही है। A voltmeter has a high resistance and an ammeter has a low resistance, ये भी सही है। मैंने बोला था वोल्टमीटर में इनफाइनाइट के अराउंड होती है, एमीटर में जीरो नेग्लिजिबल होती है। A voltmeter has a low resistance and an ammeter has a high resistance, ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर दे दो अभी। NDA 1 2025। 3 रजिस्टर्स है 1 ओम की, कनेक्ट इन पैरेलल टू ईच अदर, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज। क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3 कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड करोगे तो 1 ओम ही आ जाएगा। 1 ओम आएगा क्या।
कितना आएगा भाई? ये 1/3 ओम ऐसे ही ऐड किया ना? अंकित कह रहा है सी होगा। विवेक कह रहा है बी होगा। बाकी लोगों का क्या कहना है? बाकी लोगों का बताना जरा, क्या कहना है? अरे भाई, ये भी गलत करोगे क्या? ये भी गलत करोगे क्या, बताओ? देखो, 1/r इक्वलेंट क्या होता है? 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 होगा, ठीक है? ये कितना आ जाएगा? देखो 3 आ जाएगा, 3/1। आर इक्वलेंट कितना आएगा? ये आएगा 1/3। ये तो हो गया बेसिक से। एक मैंने सीधा भी तो बताया है, सेम रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हो, 3 रेजिस्टेंस है, 3 से डिवाइड हो जाएगा 1/3, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसी के साथ होती है भाई क्लास खत्म। तो देखो एनडी में इस बार कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन आए। 6 मतलब 6 4 जो 24 मार्क्स आए थे इस क्लास से। भाई सीडीएस में है एक। तो फाइनली आज हो सकता है इवनिंग में मैं फिजिक्स की आपकी क्लास लूँ। अदरवाइज वो मैं शाम को ही आपको इन्फॉर्म करूंगा। अदरवाइज किसकी होगी? आपकी इकोनॉमिक्स की होगी। एंड इस पर्टिकुलर क्लास के साथ जो अब होगी, इसी के साथ में आपका फिजिक्स वैसे कंप्लीट हो जाएगा। 2 क्लासेस रहेगी, वो मिसलेनियस की रहेगी, मिसलेनियस टॉपिक की। जैसे कि आपकी एनर्जी वगैरह हो गई, ठीक है ना? न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, नॉन रिन्यूएबल हो गई, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है ना? अभी एक तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक इफेक्ट वाला बच गया है। इसके बाद में दो आपकी मिसलेनियस की बची है। यस, लेट्स सी, आज ही ट्राई करूंगा, हो जाए। तो 4 बजे फिर से मिलेंगे, ठीक है ना? यही तो कंपटीशन में पीछे करता है अंकित। यही चीज पीछे करती है। अपने को तो लगता है सही किया है, बट एट द एंड क्या होता है? रिजल्ट एकदम उल्टा होता है। लगभग 20 से 30% क्वेश्चन में ऐसे ही एग्जाम में गलत कर देते हैं, और अपन इस मिस्टेक को सुधारते ही नहीं। अब आपको चीजें आती है, सब कुछ आता है, फिर भी अगर आप मिस्टेक कर रहे हो, तो अगर उस मिस्टेक पे वर्क नहीं करोगे तो पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है ना आगे। क्योंकि आपकी गलती तो वो हो रही है, पढ़ाई में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये इतने क्वेश्चन क्लास में कराने का पीछे यही कारण होता है। ठीक है ना? चलिए फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं। ओके, 4 बजे मिलते हैं। ठीक है जी। सी यू एट 4। ओके। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद। हाँ, 4 बजे क्लास है। बोला ना, शाम को बताऊंगा।